आज आप बन गए हो हिंदुस्तानी, मतलब कहीं ना पहले नहीं थे, किधर था पहले पेपर? मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं था, मतलब जब से हम समझ रहे थे। आप लोग भाजपा की ना गवर्नमेंट ना में आया ना, है। भाजपा और देखो इधर पॉलिटिकली बात ही नहीं करिए, सुनिए। और उस आमदार ने माफी भी मांगा है वो टाइम पर। कौन सा? अरे मैं देखो नहीं, जब ऐसे काम कर रहे हैं तो ना खुल ना, कर करिए मैं ना। खुलकर नहीं, देखो सब कैसा है, नहीं, समाज के हित की जब बात कुछ कर कुछ रहे हैं, कुछ मेरे बीजेपी या कांग्रेस पर बात करके फायदा नहीं है। एक ने बचाने के नाम पे वोट लिया, एक ने मारने के नाम पे वोट लिया। कुछ उलमाओं को मैं दोष देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुसलमान सेकंड सिटीजनशिप पर आके खड़ा हो गया लगभग। जैसा कि कुछ नाम तो देखो, मेरे होड भी अपने, मेरे दांत भी अपने, मैं अपने लोगों को बदनाम नहीं करना चाहता। कि आपने बताया कि मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर आपकी संगठन, ऑलरेडी ऐसे कई संगठनाएं हैं जो मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर, आरक्षण को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ऐसी बहुत सी संगठन हैं जो आपको भी पता होगा कि वो काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे ना। जैसे मुस्लिम वेलफेयर की बात होती है तो हमने ऐसे बहुत से सियासी लीडर देखे हैं जो ऐसे संगठन का सहारा लेते हैं और एक ओहदे पे चले जाते हैं, और ख़ास ओहदे पे जाना होता है जिसलिए संगठन मौजूद करते हैं। तो कहीं मुस्लिम वेलफेयर को स्ट्रॉन्ग कर कर आप कोई सियासी ओहदे पे बढ़े जाने की तो पॉलिसी नहीं? देखिए, जब देते हैं तो पब्लिसिटी होनी भी चाहिए। अरे अगर पब्लिसिटी नहीं होगी तो प्रशासन भी दखल नहीं लेगा और जनता भी जागरूक नहीं होगी। अरे यूपी में कुछ ब्राह्मण समाज के भी हमारे संस्था के सदस्य हैं, लातूर में आरएसएस के लोग भी हैं, हमारे पास कांग्रेस के भी लोग हैं, हमारे पास शिवसेना के भी लोग हैं, बीजेपी। ये बेसिक मुस्लिम एमएलए हैं जैसे कि अबू असीम आज़मी हो, अमीन पटेल हो, असलम शेख हो, रईस शेख हो, इन लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई कि कॉर्पोरेशन वहाँ से कोई ऐसी मदद ही नहीं मिल पाती। एक नाम का ही एक कॉरपोरेशन रह चुका है, और जितना बजट की जब बात होती है तो अदर बजट के मुकाबले में सिर्फ 1% भी हम नहीं पहुँच पाते हैं। अभी यही रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट सलीम सारंग साहब। हम उनसे बात करते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन क्या है, किस वजह से इसकी स्थापना की गई और इसका मकसद क्या है। इस बारे में हम डिटेल्स मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ताल्लुक से उनसे बात करेंगे। सलीम जी, आपका रफ्तार हिंदुस्तान के भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम वेलफेयर के तौर पे आप अपना परिचय भी दीजिए। ने परिचय किस चीज़ के देखा, मतलब आप कौन है, किस तरीके से संगठन की स्थापना है, तो ताकि लोगों को भी ये हो सके, मालूम हो सके कि सलीम सारंग है कौन। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सलीम सारंग कौन है वो नहीं जाने लोग, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जाने। देखिए, मैं तो, मेरी तो 3-4 पोस्ट है, जो कि मैं ये पोस्ट से अपने आप को बड़ा बताना नहीं चाहता। मैं कहीं ना कहीं हमेशा समाज के लोगों के बीच में रहकर उनके साथ बैठकर और स्टेज भी शेयर नहीं करना चाहता। हालांकि मैं मुस्लिम वेलफेयर का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, उसके साथ साथ जैसे मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, और मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का मैं संचालक हूँ। इसके अलावा आई एम ए बिजनेस पर्सन। में काफ़ी सालों से हमारे वालिद ने इंडस्ट्रियल सेक्टरों पे हमने काम किया है। नवी जैसा MIDC जब बनी थी इंडस्ट्री, तो उस वक्त में हमने उस वक्त की सरकार के साथ मिलकर इंडस्ट्रीज़ को नवी मुंबई जैसे इलाके में, महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करने का हमने काफ़ी काम किया है, और आज भी हम इंडस्ट्रीज़ के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में हमारा बड़ा योगदान है, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने पर। ये तो मेरा बिजनेस है ही है, लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी है समाज को लेकर। मैं नाम और फेम के लिए तो मुस्लिम वेलफेयर नहीं बनाया हूँ। आपको पता है कि एक बिजनेसमैन के लिए नया नाम और फेम बड़ा इजी मिल जाता है, उसको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने कभी भी मेरा बिजनेस को लेकर समाज के बीच में गया ही नहीं है। मैं समाज में उनके जैसा देश वैसा बेस, जैसा मेरा समाज है, जैसे लोग हैं, मैं उनके साथ ही बैठा हूँ, चाहे ज़मीन पे क्यों ना बैठ जाऊँ। और अक्सर मैं बिलीव करता हूँ कि समाज को ज़मीन पे बैठ के ही हम समझा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? देखिए, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना आज से 2 साल पहले विधान परिषद का जब इलेक्शन लगा था विधानसभा का, तो उस टाइम पे हमने की थी कि जमाती हो, अहले हदीस हो, इस चीज़ों में बटे हुए थे। तो हमने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का एक एसोसिएशन शुरुआत किया, और इसके अंदर हमने सारे मसलक के उलमाओं को एक साथ बिठाने का काम किया था, जिसमें हजरत सज्जाद नोमानी साहब थे, हजरत के बरेली के तोक़ी रजा साहब थे, शिया मौलाना थे, शियाओं के मौलाना थे, बोरी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे।
इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र में हमने सारा होटल में सारे मसलक के मौलाना को एक साथ बिठाए थे। यहाँ देवबंदी मौलाना थे, सुन्नी मसलक, बीच में मैं बैठा था कि हमारे मौलाना आपस में बैठना भी नहीं चाहते थे। फिर हमने महाराष्ट्र के 11 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आमदार जो थे उस वक्त के, उन सबको बुलाए थे। सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को छोड़कर लगभग सभी उस प्रोग्राम में आए। और हिंदुस्तान के कम से कम 8-10 राज्यसभा और एमपीज, उनको भी हमने बुलाया था। और हमने यही डिसाइड किया था कि इस कौम की माली हालात आज हिंदुस्तान में बहुत पिछड़े लेवल पर है। काफ़ी कमेटियों ने रिपोर्ट भी दिया है, तो इनको मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो कॉन्फ्रेंस हुआ। सबने कहा कि हम मिलकर काम करते, हमारी नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को मैं सोचा कि मुझे कुछ उलमाओं के हमारे सपोर्ट नहीं मिले, इन्होंने बीच रास्ते में छोड़कर कौन से पार्टियों को सपोर्ट किए। हालांकि मैं चाहता हूं कि उलमा का काम है कि इस्लाम सिखाए, हमको इस्लाम की गाइड करे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ उलमाओं ने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी, और पॉलिटिक्स की वजह से वो पोलराइजेशन हो गए। पोलराइजेशन होने की वजह से मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी सीट भी गई। आज कहीं ना कहीं कुछ उलमाओं को मैं दोष देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुसलमान सेकंड सिटीजनशिप पर आके खड़ा हो गया लगभग। जैसा कि कुछ नाम तो देखो, मेरे होड भी अपने, मेरे दांत भी अपने, मैं अपने लोगों को बदनाम नहीं करना चाहता। हम आपके सब्सक्राइबर को भी ये बात मालूम होगी कि वो कौन से उलमा है, किन्होंने जाहिर किया था। मैं उनमें से मानने वाला हूँ कि लीडर कोई भी हो, चाहे हिंदू लीडर हो या मुसलमान लीडर हो, अगर आपकी समाज का काम करता है तो उसको वोट देने में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में लाता है। कि हमारे जो सवाल से हम उससे दूर जा रहे हैं जी। स्थापना कब हुई और किस लिए हुई? मैं बता रहा हूँ, मैं दूर नहीं जा रहा, मैं काफ़ी लंबा जा रहे हैं। हाँ, लंबा है कि ताकि हमें और आगे जाना है जी। तो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए हमने स्थापना की है। इस समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शिक्षण की बहुत ज़रूरी है। 12वीं के बाद ये सिस्टम में आने के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। इस कौम के कलेक्टर बनने पड़ेंगे, इस कौम के IPS ऑफिसर बनने पड़ेंगे, और इस कौम के जुडिशरी के जज बनने पड़ेंगे। जब ये सिस्टम में आएगा तो ही कौम का बात हो सकेगी। तो इसीलिए हमने शिक्षण पे बहुत जोर दे रही है, ये जो संस्था है शिक्षण पे करी। उसके बाद आरक्षण, हम चाह रहे कि ये कौम की माली हालत इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा समाज है। तो उनको हम काम में आरक्षण नहीं मांग रहे, हम एजुकेशन में, शिक्षण में हमको आरक्षण चाहिए 5%, जो कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो आरक्षण दिया था। जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने जब ये प्रस्ताव रखा था, 3-4 समाज के लिए प्रस्ताव रखा था, तो माननीय हाईकोर्ट ने बोला बाकी के समाजों को हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और मुसलमान समाज ये माली हालत में बड़ा पिछड़ा है, तो इसको एजुकेशन में 5% आरक्षण दे सकते हैं। तो ये आरक्षण मुसलमानों को माननीय हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने इस पर इतनी मेहनत नहीं की और इसकी अमल बजावनी नहीं हुई। अभी किसी चीज़ का कोर्ट जब ऑर्डर देता है उसकी अमल बजावनी का 1 साल होता है, इतने साल के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है, उतने में करना चाहिए। अब वो बात को हो गए 15 साल, तो ऑटोमेटिकली वो तो डिसमिस हो गया वो ऑर्डर। अब जाके गवर्नमेंट ने बोले कि हम आरक्षण नहीं दे सकते, तो सब चिल्लम चिल्ली करे, लेकिन डिसमिस हुआ। तो ये दूसरी बात है कि हम मुस्लिम आरक्षण पे, एजुकेशन पे मांग रहे हैं। और तीसरा हमारा मुद्दा है, हम संरक्षण मांग रहे हैं। संरक्षण किस पे मांग रहे हैं? हमारे धर्म गुरु है, हमारे हुजूर, हम जिसको हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम मानते हैं, कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको फेमस होना है, उनके बारे में कुछ बोलता है, वो फेमस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट जो कानून है वो हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में तो कम से कम इस तरीके से लगे कि हर मजहब के धर्मगुरु, चाहे कोई भी मजहब का हो, उन पे कोई अगर बात करता है, कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करता है, तो वो एट्रोसिटी एक्ट में आना चाहिए। तो हम ये कहीं ना कहीं हम शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण या एट्रोसिटी एक्ट मुसलमानों के लिए लाने के लिए ये संस्था काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले ये समाज को एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का हम काम करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर आपकी संगठन, ऑलरेडी ऐसे कई संगठनाएं हैं जो मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर, आरक्षण को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ऐसी बहुत सी संगठन हैं जो आपको भी पता होगा कि वो काम करें, तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे ना?
नहीं देखिए, मैं तो आपको बताऊं ना कि बहुत सारी संगठन कई सालों से काम तो कर रही है, काम भी कर रही है, और ठीक है अपने अपने लेवल पर सब काम करते हैं, लेकिन उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स देखता हूँ। देखिए अब उस निवेदन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो ऐसे संस्था या संगठन के साथ मैं क्या काम करूं? ऐसे ही संगठन के साथ जोड़कर उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं, वैसे संगठन कुछ चीज़ों में जो कमियां हो रही हैं उनको जोड़कर आप आगे चल नहीं, सकते देखिए हैं। वो संगठन खुद की पब्लिसिटी जब आप करोगे समाज के नाम पर, जब तक आप अपनी खुद की पब्लिसिटी करोगे तो आप समाज का भला नहीं कर पाओगे। मैं संगठन है ठीक है, आप खुद की पब्लिसिटी करिए, लेकिन आपका सीरियसली आप उस समाज के लिए कितना सोच रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये संगठन, माफ़ करना मैं आपके सब्सक्राइबर के थ्रू भी बोलता हूँ, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन काफ़ी संगठन है जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। अभी कोई नहीं, किसी ने हमारे मजहब के ऊपर निवेदन जब देते हैं तो पब्लिसिटी होनी भी चाहिए। अगर पब्लिसिटी नहीं होगी तो प्रशासन भी दखल नहीं लेगा और जनता भी जागरूक नहीं होगी। अरे सिंपल बात है, आप 0 FIR करवाइए ना। FIR क्यों नहीं कराते? कोई अगर आपके समाज को गाली दे रहा है, आपके धर्म गुरु को गलत बोल रहा है, आप में उतनी गट होनी चाहिए कि आप जाके FIR कराइए। 10 जिले में, 35 जिले में आप सब जगह FIR कराइए। अगर कोई पुलिस स्टेशन FIR नहीं लेता तो आप कोर्ट में जाइए। ये क्यों नहीं करते? सिस्टम से काम करना है। सिस्टम से हमारे लोग काम नहीं करते, सिर्फ निवेदन देके फोटो निकाल के चले जाते। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। जैसे कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को 2 साल हो गए, 2 साल में ऐसे क्या काम किए संगठन ने? नहीं देखिए, अब मैं इस संगठन को लेकर तो बहुत स्लो चलना चाह रहा हूँ। क्यों स्लो चलने का रीज़न ये है कि ज़मीनी तौर पर हम ग्रास रूट लेवल पर लोगों को बात नहीं कर रहे। जब तक हम समाज में एक साथ नहीं आ पाएंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं भी पब्लिसिटी सिर्फ निवेदन दे देकर या एक कैबिनेट मिनिस्टरों के पास बैठकर एक निवेदन देके एक फोटोबाजी करके आऊँ, तो वो तो बहुत ईजी है ना। मेरे कोई भी इश्यूज ले जाके कोई भी मिनिस्टर के चैम्बर में बैठकर फोटो निकाल, मैं वो नहीं करना चाहता। 2 साल में आपकी एसोसिएशन ने क्या किया? मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। हम रिसेंटली सारे दौरे कर रहे हैं, सारे गांव-गांव में जा रहे, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे। वहाँ से हमने काफ़ी बच्चों को जमा किया जिसको 90% पास हुए। अभी इसी दौरे पे मराठवाड़ा विदर्भा में हमने 10 स्कूल को सेलेक्ट किया है, जाकि हम डिजिटल मॉनिटर देने जा रहे हैं उनको। और वो डिजिटल मॉनिटर में उनको 8, 9, 10 से हम उसको सिविल सर्विसेज की पढ़ाई अभी से उनके दिमाग में जहन में डालेंगे। गवर्नमेंट की चीज़ों को नॉलेज कैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशन सिस्टम हम 8वीं 9वीं 10वीं से शुरू कर रहे हैं। अभी आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों को लेकर। और उसके अलावा हमने ऐसे छोटे मोटे तो बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं साड़ी बांटूं या फल फ्रूट दूं। ये सब काम को मैं गिनाना नहीं चाहता, ये कॉन्क्रीट नहीं है। सिंपल, मैं इस समाज को मांगने वाला नहीं, हम इस समाज को देने वाला बनाना चाहते हैं। हमने भी दिया है बहुत सारे राशन किट बांटे, जिसके लिए मुझे मुंबई रत्न अवार्ड भी मिला है गवर्नर साहब के पास। कोविड में हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन ये सब बताना मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये सारे काम, फल फ्रूट बांटे ना साड़ी दी, ये सारे काम। जैसा कि आपने बताया कि हम एजुकेशन, कोई भी संगठन हो, निवेदन के अलावा कम से कम 0 FIR करे, तो आपकी संगठन ने ऐसे कई मुद्दों पे FIR किए? हमने काफ़ी किया। देखो, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूँ, लेकिन मैं इस समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक समाज को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी मेरे समाज पर अगर हमारे ही पॉलिटिकल पार्टी का बंदा कभी उंगली उठाए तो हमने बिल्कुल उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। हमने बताया कि अगर हमारी विचारधारा शिव शाह फुले अम्बेडकर जी की विचारधारा है, मौलाना आज़ाद की विचारधारा है, अगर इस विचारधारा पे अगर कोई बंदा चुनकर आकर इस समाज को हिंदुत्व पे बात करता है तो उसको आईना दिखाने का हमने काम किया है। हमने हर जगह पे उसका आंदोलन भी किया है, और उस आमदार को हमने पार्टी के सामने लेके पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया, और उस आमदार ने माफ़ी भी मांगा है वो टाइम पर। कौन सा? अरे मैं देखो, ऐसे काम कर रहे हैं तो खुलकर करिए ना। खुलकर नहीं, देखो सब कैसा है, नहीं, समाज के हित की जब बात कर रहे हैं। कुछ मेरे हिसाब से जब कोई लायकदार नहीं होता है, जो ज़हनी तौर पे बीमार है, जो इस समाज को गाली देकर बढ़ता है, मैं उस बीमार इंसान का नाम लेकर उसको पॉपुलैरिटी नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को, वो करते क्यों है, इस समाज को लोग गाली क्यों देते हैं आपको पता है? वो चाहते कि आप देशों के माध्यम से उनको पॉपुलैरिटी मिले, फ्री में स्पेस मिले। मैं ऐसे लोगों को स्पेस देना नहीं चाहता। जो ज़हनी तौर पर बीमार है उनको मैं एक ही मैसेज देता हूँ, गेट वेल सुन। मैं गांधी जी के रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। ज़हनी बीमार वाले लोगों को हम फूल का गुलदस्ता देते, बोलते गेट वेल सुन। तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, बीमार लोगों को, जो पेशेंट है उनका नाम लेना। 2 साल में संगठन महाराष्ट्र तक ही लिमिटेड है या फिर ऑल इंडिया?
देखिए, मैंने तो कॉन्सेप्ट तो महाराष्ट्र से शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की चाहत, मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, आज ये संगठन दिल्ली जैसे स्टेट में भी अपने आप में काफ़ी बड़ा हो चुका है। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे काफ़ी यूपी बिहार के लोग आए और यहाँ मिनिस्टर भी बने यूपी बिहार से आके। मैं पहला बंदा हूँ जो कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं जन्मा महाराष्ट्र में हूँ, मेरा मूल्य महाराष्ट्र का है, मेरे ग्रैंडफादर महाराष्ट्र के, हम महाराष्ट्रियन लोग हैं। और हम महाराष्ट्र के होते हुए हमने यूपी गए और वहाँ 75 जिला अध्यक्ष दिए। अच्छा, एक चीज़ आपके माध्यम से मैं क्लियर कर दूँ, हमारे संस्था का नाम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है। इसका मतलब ये कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाम हमने इसलिए रखा है कि ये समाज बड़ा पिछड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों का ही काम कर रहे हैं। हम बहुजन वंचित समाज का भी कर रहे हैं, जो कि बहुत पिछड़ा है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। यहाँ तक कि यूपी में ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग हमारे पार्टी के साथ, हमारे संस्था के सदस्य हैं। यूपी में कुछ ब्राह्मण समाज के भी हमारे संस्था के सदस्य हैं। लातूर में आरएसएस के लोग भी हैं, हमारे पास कांग्रेस के भी लोग हैं, हमारे पास शिवसेना के भी लोग हैं, बीजेपी। ये बेसिकली जो भी समाज में पिछड़ा है, हमने 60-40 का कॉन्सेप्ट किया है। 60% मुसलमान, 40% नॉन मुस्लिम, इनमें हिंदू भी है। हम हिंदुओं में भी जो पिछड़ा है, और हमको गर्व महसूस होता है, हमारा कौम, हमारा मजहब ने ये सिखाया है, जो पिछड़ा है, जिसकी माली हालत ख़राब है, चाहे वो कोई भी समाज का, हम उसके लिए मदद करते हैं। हम काफ़ी हिंदुओं को भी हमारे साथ रखे हुए, और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि वो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कितने सदस्य हैं अभी तक? अभी ये मेंबरशिप होती है संगठन की? मेंबरशिप है, लेकिन हमने इसमें कोई पैसे वगैरह किसी से लिया नहीं है। हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, साथ में कुछ चीज़ें होती है जब हम काम करते हैं। लगभग 8000 मेंबर है हमारे पास पैन इंडिया में, जो कि डायरेक्ट मेंबरशिप में। इनडायरेक्ट वे में ये लगभग हमने पदाधिकारी टाइप रखा है, उनके अंडर में काफ़ी लोग हैं, लेकिन 8000 मेंबर जो है वो डायरेक्ट है। अभी इसमें मैं आपको बताऊं कि बाढ़ आया था महाराष्ट्र में, हमारी संगठन की महिलाएं, जो गरीब महिला है, जो घर का बर्तनें धोती है, घर काम करती है, इस तरीके की महिलाएं हमारे संगठन से जुड़ी है। उन्होंने एक टाइम की हम उनकी सैलरी, पगार, वो मुख्यमंत्री फंड में, उन्होंने मदद में वो फंड में पैसा जमा करवाया। माननीय अजीत दादा पवार, मरहूम अजीत दादा पवार, वो नहीं है अभी हयात, लेकिन उनको हमने 1.5 लाख रुपया, ये लेडीज होने जो घर काम करती है, वो जमा करके महाराष्ट्र में जो तकलीफ आई थी बारिश के नाते, बाढ़ जो आया था पश्चिम महाराष्ट्र में, उसमें हमने 1.5 लाख रुपया संगठन ने दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ऐसे काम, अभी उसमें हमने जात धर्म नहीं देखा है, उसमें इंसानियत के नाते। किस राज्य तक पहुंचे हैं हम इस वक्त अभी गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं गुजरात का नाम बता दूं, बाकी राज्य भी बताऊं। गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली और कुछ कलकत्ता, थोड़ा बहुत साउथ में हम थोड़ा बहुत गए, साउथ में अभी इतना नहीं गए, बाकी हमने नॉर्थ तो लगभग हमने कवर करते हैं। मैं गुजरात की एक बात बताता हूँ, जब हाजी जा रहे थे गुजरात में हज के लिए, हज यात्रा के लिए, तो वो उस वक्त हमने गुजरात गवर्नमेंट से बात की कि हम हाजियों की सेवा करना चाहते हैं, और ये जो लोग आते हैं इनकी बड़ी तकलीफ होती है। तो उस वक्त गुजरात की गवर्नमेंट ने हमको 2000 फुट की जगह दी, और उस जगह पे हमने नाश्ता पानी, जो भी हाजी है, जो उनकी जो सेवा करना है, उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने हमको मदद की। हमने बीजेपी गवर्नमेंट से मदद लेकर वहाँ सेवा की। तो हमने उनसे कहा कि हमको सेवा करना है। इसके साथ गुजरात में हमने मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो है, वहाँ का फंडिंग बड़ा कम था, कोई मांगता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं। तो हमने गवर्नमेंट से बात किया, तो बोले कोई आपके समाज का मांगने नहीं आ रहा है। तो फिर हमने हमारे वॉलंटियर्स लगा के वो फाइलें अभी वहाँ क्लियर करवा रहे हैं। तो हमारे वॉलंटियर, जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है, ये शासन के जो जो स्कीमें हैं, ये सिर्फ मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल तक रिलेटेड नहीं है, दूसरी स्कीम भी है। तो हम उसमें अवेयरनेस भी करते हैं, हम कैंप करते हैं, शासन की कौन सी स्कीम है, रोजगार कैसा बढ़ा सकते हैं। हम प्योरली ना कि दो मजहबी लड़ाई पे हमारा फोकस नहीं है, हम चाहते हैं कि समाज का अपग्रेडेशन हो, ये समाज ऊपर आए और हिंदुस्तान में अपना कंधे से कंधा मिलाकर ये देश को उन्नति करे। तो उसमें हम शासन की भी बड़ी स्कीमें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बात बताया आपने कि मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन की आप वाइस प्रेसिडेंट भी है? नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपने ये योजना पब्लिक तक कितनी पहुँचाई, और आपके जब आने से लेकर कितनी जन जागरूकता की है?
नहीं देखिए, मैं तो लगभग जितने दौरा किया हूँ वहाँ पर मैं मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के लोन के बारे में बताऊँ, आपको बड़ी हैरानी होगी और आपके माध्यम से मैं बताऊँ, क्योंकि मैं मेरे बोर्ड से भी मैं कभी कभी आपस में झगड़े हो जाते हैं या उनसे मैं लड़ाई करने लग जाता हूँ कौम को लेकर। अभी लोग टर्म लोन, बिजनेस लोन की बात करते हैं या एजुकेशन लोन की बात। अच्छा, मैं एजुकेशन की बात करूं कि एजुकेशन हमने हाईएस्ट एजुकेशन क्लियर कराया ये साल में मौलाना आज़ाद, जिसकी मौलाना आज़ाद ने ब्रांडिंग नहीं किया है। ये साल फॉरेन के बच्चे जाने का हो या हिंदुस्तान में हो, ये अवेयरनेस हमने हर जगह कराया कि आप एजुकेशन पे प्रायोरिटी दो, क्योंकि समाज पढ़ेगा तो ही उन्नति कर पाएगा। तो एजुकेशन पे हमने प्रायोरिटी दिया। टर्म लोन को हमने थोड़ा सा पीछे रखा, बिजनेस लोन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 3 लाख रुपए पे कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। लेकिन एजुकेशन जो है कि हमने उसकी क्वांटिटी जो 5 लाख रुपए महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र शासन की तरफ से था, उसको हमने 20 लाख रुपए पे लेके गए। अभी वो अजीत दादा हयात थे तो प्रपोजल हमने दिया है, वो सेक्रेटरी के पास लास्ट फाइनल स्टेज पर है। तो महाराष्ट्र का जो लोन था अल्पसंख्यक का 5 लाख का, वो अभी 20 लाख रुपए पे जाने वाला है। अच्छा, अभी 2 ही लोन हम सबको पता है, टर्म लोन और एजुकेशन लोन, लेकिन महिला बचत गट, महिलाओं का बचत गट भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल लोन, जो कि महाराष्ट्र शासन नहीं दे रहा, महिला बचत गट और व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ये 2 लोन महाराष्ट्र में नहीं है, जो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में बात करके उस पर बात किया। और इंशाल्लाह आप लोग की सबकी सपोर्ट रही तो हम ये 2 लोन भी चालू करेंगे। कॉर्पोरेशन को लेकर आपने बात की कि हमने पिछले कई बार विधानसभा में देखा है, जितने मुस्लिम एमएलए हैं, जैसे कि अबू आसिम आज़मी हो, अमीन पटेल हो, असलम शेख हो, रईस शेख हो, इन लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई कि कॉर्पोरेशन एक स्टेज की जीनत की तरह मुसलमानों के लिए, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी मदद ही नहीं मिल पाती। एक नाम का ही एक कॉर्पोरेशन रह चुका है। और जितना बजट की जब बात होती है तो अदर बजट के मुकाबले में सिर्फ 1% भी हम नहीं पहुँच पाते हैं। अभी यही बड़ी अफसोस की बात है, आपने जितने आमदारों के, मुसलमान आमदारों के नाम लिए, ये हमारे रहबर है समाज के, सत्ता ज़्यादातर इनके हाथ में थी। वैसे तो सत्ता पक्ष में आप भी है ना। नहीं सुनिए तो फिर अभी हम हैं, इससे पहले सत्ता में वो थे तो उस टाइम क्या किया जब सत्ता में आप थे। मैं आपको बताऊं कि इस मौलाना आज़ाद में जो मैसअप है, जो गड़बड़ी है, ये उस सत्ता की गड़बड़ी है, जो हम वो सत्ता की गड़बड़ी को आज क्लियर कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत से ही गड़बड़ करके गई है चीज़ों को, तो उनको हम आज क्लियर करना है, तो आज क्लियर कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम खुलकर नहीं बोल सकता, नहीं तो एक नया डिबेट हो जाएगा। इतनी गड़बड़े करके गई है। आप जब किसी को लोन देते हो तो ये बोल के देते हो ना कि ये लोन आपका धंधा बढ़ाना है और ये पैसे रिटर्न देने, क्या बोलते हो, उसको डुबा दो मत दो। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सबने पैसा लिया और दिया ही नहीं है रिटर्न कभी। गवर्नमेंट का पैसा है ना, आपको धंधे के लिए देना है आपको रिटर्न। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, पढ़ लिया, आप जब रोजगार लग गए, तब तो आपको पैसे देने ना। आपने समाज को भी गलत मिसगाइड किया है कि ये पैसा आपको देना नहीं है, माफ़ होने वाला है। और माफ़ होना तो आप इतने साल थे ना, 65 साल, माफ़ क्यों नहीं किया? 20-22 साल हो गए महामंडल को चालू होते हुए, आपने उसके पैसे माफ़ क्यों नहीं किए जो पैसे आपने दिए? आज मैं आपको बताऊँ 18-20 साल से कुछ NPA है जिसको लीगली राइट ऑफ होना चाहिए, दूसरे महामंडल ने राइट ऑफ किया है। अब 50-50 हज़ार रुपये देके बांटे हुए, ये 50-50 हज़ार रुपये को इन्होंने राइट ऑफ नहीं कराया। आप जाके हमने प्रपोजल लाया कि इसको राइट ऑफ कराओ, 1 टाइम सेटलमेंट लाओ, लेकिन ये मैसेज इतना पुराना है, उसको हमको सही करने वो ठीक है, वो पुराना है, लेकिन जो बजट जो बढ़ना चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ा है बजट, किधर नहीं बढ़ा? अजीत दादा बजट देखिए आप और कॉर्पोरेशन का बजट देखिए। नहीं ठीक है ना, अदर कॉर्पोरेशन से आप इसको नहीं अदर कॉर्पोरेशन से आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका NP नहीं है, हमारा NP है। देखो जब NP होता है तो हमको लोन नहीं मिल रहा है सेंट्रल से, पैसे सेंट्रल के पैसे आते हैं। महाराष्ट्र की जो पैसे वो हमारे पास आज भी FDI 300 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये हमारे पास अब पड़ा हुआ है, जिसके लिए हम नई स्कीम शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि पुराना NPA क्लियर करो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे महामंडल में 5% रिकवरी थी, आज उसको हमने 35% पे लेके आ गया। अब 6-7 महीने में हम उसको 50% पे लाएंगे, तो जो NPA है वो भी खत्म हो रहा है। जब NP खत्म होगा तो हम बजट मांग सकते किसी को भी। माइनॉरिटी का अगर हम बजट निकालें, महाराष्ट्र हो, और उसकी तुलना में सबसे छोटा राज्य बताया जाता है कि तेलंगाना हो, आंध्रा हो, वहाँ बजट ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में ही बजट हर बार कम ही होता है, बढ़ने की बजाय कम ही होता है। नहीं, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी पे मैं इस बात को नहीं मानता। महाराष्ट्र में बजट ज़्यादा है, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जब कोई चीज़ आप मांगते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, तो रिटर्न हो जाता है।
महाराष्ट्र का काफ़ी फंड रिटर्न भी गया होगा, आपको पता होगा कई सालों में। उसका वजह ये कि ये समाज को अवेयरनेस नहीं है, उनके बीच में जाके बताना चाहिए, क्योंकि समाज डर जाता है कि यार ये पेपर कहाँ से दूँ, वो कहाँ से दूँ, इतना क्या करूँ। एक इसको प्रॉपरली कैम्प करके समाज के बीच में जाकर उनको स्कीमें समझानी पड़ेगी। हम हमेशा मुसलमान होने की वजह से हम सिर्फ मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इस समाज को हर महामंडल, काफ़ी जैसा लाड़की बहन योजना की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके आकर अपने आंकड़े निकाले तो माइनॉरिटी की महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बनी है, क्योंकि अवेयरनेस हो गया था। तो समाज को भी अवेयरनेस होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमियां हमारे में भी है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जब से आप आए हैं तो क्या परिवर्तन किया? काफ़ी परिवर्तन हुआ है, आप देखिए, मैं तो बता रहा हूँ ना, रिकवरी 35% पे आ गई है, पैसे फाइल एजुकेशन पे हमने हाईएस्ट एजुकेशन डिस्बर्समेंट किया है। आप एजुकेशन की फाइल निकालिए, फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन पे एजुकेशन का हो या इंडियन हो, हमने एक टाइम लिमिट फ्रेम कर दिया कि इस लिमिट के बाहर एजुकेशन के पैसे नहीं रुकेंगे। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 20% देती है फंड एजुकेशन पे, आप लोग के माध्यम से बोलो हमने 35% कर दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज होगी तुमने 20% को 25 क्यों किया। हमने उनसे कहा कि आप भले बिजनेस लोन मत दो, लेकिन इस समाज को पढ़ने के लिए बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि हमारी एसओपी बनी है, तो मैंने कहा उनको, अभी मीटिंग में दिल्ली में एमडी से करके आया हूँ, मौलाना आज़ाद के सेंट्रल से, मैंने उनसे कहा कि जो आपकी एसओपी है आपने कई साल पुरानी बनाई है, इस समाज को पढ़ने के लिए पैसा देना है तो आप एसओपी चेंज करिए। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया है, अभी नया एसओपी लाएंगे जिसमें हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन पे, समाज को बढ़ाना है, उसके लिए हम सारे काम करेंगे, सारी चीज़। लोन लेकर पैसे डुबाने का ये समाज काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये समाज साल में 2.5% जकात और फितरा दे देता है, 2.5% अपने कमाई में से हर साल बिना बोले लोगों को जकात फितरा देता है। तो ये समाज खाने वाला तो नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन इस समाज के दिमाग में कोई लोग बात डाल देते कि यार ये पैसा लो डुबा दो, नहीं तो ये समाज तो कोई भी तकलीफ में देखा तो उसके घर में खाना नहीं है तो पहुंचा देता ना। हम वही पॉलिसी पे चलते हैं, हम धर्म राजनीति पे नहीं जाएंगे, ना जातिवादी देखना है ना कुछ देखना है, हम इंसानियत देखेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम वेलफेयर की बात होती है तो हमने ऐसे बहुत से सियासी लीडर देखे हैं जो ऐसे संगठन का सहारा लेते हैं और एक ओहदे पे चले जाते हैं, और ख़ास ओहदे पे जाना होता है जिसलिए संगठन मौजूद करते हैं। तो कहीं मुस्लिम वेलफेयर को स्ट्रॉन्ग कर कर आप कोई सियासी ओहदे पे बढ़े जाने की तो पॉलिसी नहीं? देखिए ऐसा है, मैं बड़े छोटे पोस्ट पे हूँ शासन में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बड़े छोटे पोस्ट पे हूँ शासन के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे से पोस्ट पे भी मेरी कहीं ना कहीं चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले एक आमदार और मिनिस्टर के बराबर है। अगर आप मेरे कोई भी दौरे उठा के देख लो, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे पास 400-500 लोग रहते ही रहते हैं हमेशा। तो वो काम लोगों की मोहब्बत की वजह से। अब आपको भी पता है कि कोई बड़े ओहदे पे जाना बड़ा इजी काम है, इतना मेहनत थोड़ी करना है, गली गली क्यों जाना है मुझे, कोई भी ऐसे चले जाता है। मेरी कोई लालसा है ही नहीं, लालच ही नहीं है बड़े ओहदे पे जाने। अगर बड़े ओहदे पे जाना होता तो मुझे दूसरे चैनल भी पता है किस तरीके से आदमी बड़े ओहदे पे पहुंचता है। मैं लोगों के बीच में जाके मेरा खून पसीना एक नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक ही है कि ये समाज को सिस्टम में लाना है, इनको पढ़ाना है। ये समाज को लोग अब्दुल पंचरवाला बोलते हैं, हालांकि अब्दुल पंचरवाला भी मेहनत करके खाता है, लेकिन मैं उस अब्दुल पंचरवाला को अब्दुल IPS, अब्दुल IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल IAS ऑफिसर बने, अब्दुल पंचरवाला नहीं बनेगा। मेहनत करके खा रहा है वो, कहीं चोरी नहीं किया, लेकिन लोगों ने लेबल लगाया ना। तो मेरा दर्द वो है कि अब्दुल मेहनत करने के बाद भी लोग उसको पंचरवाला बोल रहा है। लोगों ने उसकी मेहनत नहीं देखी है कि धूप में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो पंचर बना रहा है। उसके घर पे कितनी जिम्मेदारी है, भीख थोड़ी मांग रहा है, मेहनत कर रही है कौम। ठीक है, आपको तकलीफ है तो हमको पढ़ना है, और हमको पढ़ना है तो हमको दीजिए आरक्षण एजुकेशन पर। आरक्षण के लिए क्या किया आपने? काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी। अब नागपुर में अधिवेशन में आंदोलन किए, महाराष्ट्र में किए, यहाँ तक कि आप मेरे बाइट देखिए, मैंने तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा दी कि जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं बीजेपी के साथ, तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को 5% आरक्षण देने में तकलीफ क्या आएगी? मैंने बोला। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताऊं, जब भी हमने आरक्षण मांगा है, मरहूम अजीत दादा तो है नहीं, उन्होंने एग्री हुए, एकनाथ शिंदे साहब ने एग्री हुए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनका थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन ये अधिवेशन में ये बात उठी मुसलमान को आरक्षण देने की। लेकिन जब ये आरक्षण की बात होती तो हमारे समाज का एक लीडर उठ के पुराने हमारे राजा महाराजाओं ने कितनी जंग लड़ी उस बारे में बात करते। ये कौन सा मायने रखता है? 300 साल पहले
कौन सा राजा और महाराजा ने क्या जंग जीती है हारी, उससे हमको क्या लेना देना। बात आपकी चल रही है कि आपने क्या किया, तो वही तो बता रहा हूँ, सामने वाले नहीं नहीं वही तो बता रहा हूँ। जब हम ये आरक्षण की बात करते हैं, जब इस पर डिबेट आती है, तो इस मुद्दे को डाइवर्जन करके दूसरी बात करते हैं। फिर पूरे अधिवेशन ही कौन सी जाती है, वो महाराजा ने क्या किया, फिर कौन रास्ते पे उतरा है, हमको जुम्मा की नमाज पढ़ने नहीं मिली। अरे मुसलमान इतना समझदार है कि जुम्मा की अभी हम 3 खुतबे कर रहे हैं, हमारे को नहीं जरूरत है रास्ते पर। तो ये बात अब सदन में खड़े रह के हमारा रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं कि कोई एक यात्रा निकली है, हमने जुम्मा नमाज पढ़ा। क्यों बात करनी है भाई, तुमको लोगों ने चुन के दिया है, तुम सदन पे आरक्षण की बात करो, मुसलमानों को पढ़ाने की बात करो। आप मुसलमानों को पढ़ाने की बात नहीं करोगे, आप जाके बकवास की बात करोगे और गैर कौम वाला। अरे क्या करना है, पाकिस्तान क्या करता है, क्या करता है, कौन सा महाराज क्या किया है, कौन सा राजा ने किसको बंदी बनाया नहीं बनाया, उससे आपका घर चलने वाला है। आपका घर जो है वो आपकी आज की हालात पे चलेगा, और आपने आज के हालात नहीं सुधारे तो कल आप और वर्ष और गरीबी की रेखाओं पे जाओगे। तो हमारा कल का फ्यूचर देखो ना हमारे नेताओं को। अब मैं आपको और एक मुद्दा बोलता हूँ, हालांकि आप मुझे क्वेश्चन करने वाले हो, लेकिन मैं आपको अपना जवाब देता हूँ। ये समाज, अब मुसलमान इलाके में कहीं भी चले जाओ, कोई मुस्लिम इलाके में 35 जगह पे आप वहाँ देखेंगे ये समाज का यूथ, यंग जनरेशन, नौजवान, वो नशे की हालात में। अब मेरा ये कुछ मुसलमान हमारे आमदार हैं, मेरा उनसे सवाल रहता है सीधा कि आपकी रजामंदी के बिगर ये नशे के सामग्री पहुँचता कैसा है, ये नशे की चीज़ कैसी आती है उस जगह पे। कहीं भी चले जाओ मुस्लिम इलाके में, मैं नाम वापस नहीं लूँगा, मुसलमानों के इलाके में नशे की सामग्री सिस्टमेटिकली दी जाती है, क्योंकि नौजवान नशे में रहेगा तो ये एजुकेशन नहीं मांगेगा। अब ये नौजवान एजुकेशन नहीं मांगा तो सिस्टम में नहीं आएगा, ये समाज अपने आप में मर रहा है, इसको नशे में डाल दो। तो सारे कहीं ना कहीं हमारे को इन नशे से भी लड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे मस्जिदों में खुतबों में नशे की बात करनी पड़ेगी कि समाज को छुड़ाना पड़ेगा। हम मस्जिदों के उलमाओं से, हमने मौलवियों से बात की है कि आप इस पे बात करिए ना, समाज को नशे से मुक्त कराइए, एजुकेशन की बात करिए। हर जुम्मा को आपके यहाँ खुतबा होता है, उसमें रखिए ना बात। मस्जिदें खाली रहती है, वीरान रहती है हमारी, उसमें स्टडी क्लासेस खोलिए ना एक टाइम पर, बच्चे लोग दीनी और दुनियाई तालीम दोनों लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, हमारे अंदर भी कमी है, हम दूसरे समाज को बोलकर फ़ायदा नहीं है, हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। कोई भी एजुकेशन के मार्कशीट उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए पिछले 3-4 साल के, अल्पसंख्यक समाज आपको क्वांटिटी में हाईएस्ट मिलेगा, चाहे नीट हो दो, सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्ज़ाम में मुसलमान समाज अभी अच्छा, उनकी तादाद बढ़ रही है। मतलब आप सत्ता में आने से? हम सत्ता में नहीं आने में, अवेयरनेस से। देखो अब 65 साल से तो हिंदुस्तानी ही नहीं थे, हमने बोला हम हिंदुस्तानी। हालांकि मुसलमानों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा मानना चाहिए, उनके संविधान की वजह से आपका इक्वल राइट है। लेकिन 65 साल से तो आप बोल रहे थे हम हिंदुस्तानी। आपको 15 साल में मालूम पड़ा कि आपके पास पेपर ही नहीं है। आपने पेपर कभी बनाया? आप हिंदुस्तान कब बने? ये 15 साल में बने ना। आपने सारे पेपर आज जाके अपने बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट, हर सर्टिफिकेट बनाया। कोई एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के बाहर गया है क्या? मुझे बताइए। तो आज आपने जाके आज आप बन गए हो हिंदुस्तानी। मतलब कहीं ना नहीं थे, किधर था पेपर? मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं था, मतलब जब से हम समझ रहे थे आप लोग भाजपा की ना भाजपा और इधर पॉलिटिकली बात ही नहीं करिए। सुनिए मेरी बात, आपको सिस्टम में 65 साल में आपने आपको गलतियां किसी ने नहीं सुधारी। अगर आपकी कोई गलतियों पे उंगली उठाता है कि मुसलमान समाज ये गलत कर रहा है, तो आप उसको गलत क्यों बोल रहे हो? वो तो आपका दोस्त है ना। आप भाजपा की बात करें, भाजपा तो आपकी दोस्त निकली, उसने आपको सिस्टम सुधारा है, उसने आपको बोला ये सारी चीज करो। मुझे बता दो ना, वक्फ बोर्ड हमें 300 साल हमारे पूर्वजों ने जगह दी है ना, सारी जगह तो हमारी है ना। हिंदुस्तान का लैंड बैंकिंग में सबसे मजबूत है ना हमारा वक्फ बोर्ड जो है, वो हम मुसलमान सबसे रिचेस्ट है वक्फ बोर्ड के। सब 300 साल में आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? तकलीफ क्या है कि हमारे 10 ट्रस्टी होते हैं, 10 में से 10 ट्रस्टी की उम्र 65 साल है, वो अपनी गद्दियाँ छोड़ना नहीं चाह रहे, नौजवान को फिट नहीं कर रहे उसमें। अरे 10 है, 10 में से 4 रिजाइन करो, 4 नौजवान को लो, उनको सिस्टम भी समझेगा और वो भागम दौड़ी करके उसका पेपर बनाएंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों से भी क्या तकलीफ है, उनसे कुर्सियां नहीं छूटती है। जब तक कोई भी सिस्टम में अगर यूथ को नौजवानों को आप नहीं लाएंगे तो फिर आप किससे बात कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं आज वक्फ का भी हमने आप रजिस्ट्रेशन किया है, हमने बताइए पूर्वजों की जगह, और कितनी जगह ये थी हमारी, आज वो लोगों ने खा गए, डूब गई है। अगर उनकी हमने
उस पैसों से हम बेवाओं की कितनी एजुकेशन कर सकते हैं। हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। हमारी लैंड बैंकिंग है हिंदुस्तान में, हम दूसरे तीसरे नंबर पे आती है हमारी लैंड बैंकिंग, इतना पैसा है हमारे पास, लेकिन उस पैसे को हमने गरीबों के लिए मदद की है। तो इस पे ब्लेम हम सामने वाले को क्यों करें? सामने वाले पे 1 उंगली 3 उंगली मेरे पास है, तो हमको हमारी सिस्टम सुधारनी है। बीजेपी या कांग्रेस पर बात करके फायदा नहीं है। एक ने बचाने के नाम पे वोट लिया, एक ने मारने के नाम पे वोट लिया है। और आपकी मतदान पेटी जो है वो बंद होती है, किसको वोट देना है सामने वाले को नहीं बताना होता है। और ये समाज चिल्ला चिल्ला के बोलता है हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको वोट नहीं देंगे। क्यों भाई? आपको गुप्त मतदान करना है, चिल्ला के नहीं बोलना है। फिर आप बोलते हो हम तुमको वोट नहीं देंगे, और फिर वो पार्टी बोलती है कि हमको मुसलमान नहीं चाहिए, तो आपको तकलीफ क्यों आती है? तो ये समाज को समझाने की जरूरत है। ये समाज को मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि आप उसको वोट दो जो आपके समाज की बात करे, जो आपको सिस्टम में लाए। वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ना चाहिए और क्या माध्यम होगा? नहीं, माध्यम तो ऐसा है कि अभी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की वेबसाइट भी है muslimwelfare.com, वो आप अपने सब्सक्राइबर को दे देना, लिंक दे देना उनकी। और हमारा टोल फ्री नंबर भी है, लोग उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे लगभग हर ज़िले में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे विंग्स है, बेसिक की बॉडी है, हमारी युवक की है, महिलाओं की है। खास करके मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला और युवक पे बहुत हम फोकस कर रहे हैं और उन पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों रह गई है। हमारी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने हमने एक रोज़गार विंग भी बनाई है। उसमें हम लोगों को रोज़गार किस तरीके से मिलना चाहिए, कंपनियों को उनके दर तक, मतलब मराठवाड़ा और विदर्भ में काफ़ी इंटीरियर में वो नॉलेज ही नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे जाए। तो अभी हम बहुत जल्दी से आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां मैं ऐसे पिछड़े गाँवों में ले जाऊंगा और उस घर में बैठी हुई लेडीज़ों को हम रोज़गार सप्लाई करने वाले हैं। उनको घर बैठे काम देंगे कि उनको काम के लिए शहरों में जैसा मुंबई, पूना इस जगह पे नहीं है, उनके हम इंटीरियर में जाके हम उनको काम देने वाले हैं। हमारी एक टीम वहाँ काम देगी और लेके भी जाएगी। तो एक कंपनी और रोज़गार भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने हमारा सेल को लॉन्च किया है। ये थे हमारे साथ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट सलीम सारंग। उन्होंने बताया कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ मुस्लिम समाज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक वंचितों से रिलेटेड है। यहाँ पर 60 से 40% मतलब 60% मुस्लिम लोग और 40% वंचित जो अपने भारत के अलग अलग समाज से जो लोग आते हैं वो भी इस संगठन से जुड़े हैं। और उनका मकसद है कि समाज को जागरूक करना और ख़ास करके मुसलमानों के लिए मुस्लिम आरक्षण संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। शुक्रिया।